आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव को एनालिसिस करेंगे। मॉडल पेपर क्या होता है? एक्चुअल में मॉडल पेपर एग्ज़ाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कितना ऑब्जेक्टिव का होगा, कितना 4 नंबर का होगा और कितना 6 नंबर का होगा, उसी का एक पैटर्न बनाया हुआ था, एक मॉडल बनाया हुआ होता है। तो इसमें भी 20 क्वेश्चन होंगे आपको, 5 क्वेश्चन 4 नंबर वाला होगा और 5 क्वेश्चन 6 नंबर वाला होगा। देखिए, एग्ज़ाम में टोटल जो आपका एग्ज़ाम होता है वो कितना होता है? 70 नंबर का। एक्सटर्नल एग्ज़ाम 70 नंबर का होता है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपको कितने मिलेंगे? 20। तो कितने नंबर का हो गया? 20 नंबर का। इसके बाद 20 नंबर का और आपको एग्ज़ाम होगा। कितने क्वेश्चन होंगे? 5 क्वेश्चन। कितने कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का। 20 40 हो गए, बचा 30 नंबर। 30 नंबर का आपको 6 नंबर, 30 नंबर आपको 5 क्वेश्चन 6 नंबर का मिलेगा। 6 नंबर का 5 क्वेश्चन, तो 6 × 30 हो गए। यानी टोटल जो आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम होने वाला है वो इस प्रकार से होगा। 20 ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का, 5 4 नंबर का क्वेश्चन, 5 चौक 20 और 6 नंबर का 5 क्वेश्चन। तो इससे टोटल आपको 70 मार्क्स हो गए। अब इसी में से हम लोग 20 जो ऑब्जेक्टिव है मॉडल पेपर, इसमें टोटल 4 मॉडल पेपर हैं। एक एक करके हम लोग देखेंगे कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या उसका आंसर होगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है एक्सरे, एक्सरे वेव, टेलीविजन वेव एंड रेडियो वेव और एग्जाम्पल ऑफ। अब सुनिए, हमने आपको बताया था क्लास में वेव के बारे में कि वेव क्या होते हैं। वेव को 2 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते थे। पहला होता था, पहला वेव हमने आपको बताया था मैकेनिकल वेव, और दूसरा बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। हमने आपको ये बात भी बताया कि मैकेनिकल वेव बोला जाता है कि जिस वेव को ट्रांसमिट होने के लिए किसी मीडियम का ज़रूरी होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको मीडियम का ज़रूरी नहीं होता है, दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं नॉन मैकेनिकल वेव, यानी जिसको मीडियम का ज़रूरी नहीं होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं या नॉन मैकेनिकल वेव बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्टिव है कि एक्सरे वेव, टेलीविज़न वेव और रेडियो वेव और एग्जाम्पल ऑफ किसका हो जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। चूँकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक स्पेक्ट्रम होता है। क्या होता है? स्पेक्ट्रम। उसमें सभी प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे रेडियो वेव, टेलीविज़न वेव, अल्ट्रावायलेट वेव, जितने प्रकार के वेव होते हैं उसका एक स्पेक्ट्रम होता है। वो सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जिसको ट्रांसमिट होने के लिए मीडियम का रिक्वायर्ड नहीं होता है। एक्सरे, ऐसे समझिए, जब आप एक्सरे करवाने जाते हैं या टेलीविज़न वेव के लिए, ज़रा बताइए तो टेलीविज़न वेव जो टीवी सिग्नल आता है वो कहाँ से आता है? आयन मंडल हम लोग जानते हैं। यानी आप लोग ये बात भी जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस में ऊपर जाते हैं, यानी हाइट पे जाते हैं, तो वहाँ पे एयर ख़त्म हो जाता है, यानी वहाँ पे मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है, मीडियम नहीं होता है, फिर भी ये टेलीविज़न वाला वेव क्या हो जाता है? ट्रांसमिट हो जाता है। यानी ये किस प्रकार के होंगे? नॉन मैकेनिकल, या दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दूसरा क्वेश्चन है वेव विच रिक्वायर्ड मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। हमने अभी बताया आपको कि मीडियम जिसको रिक्वायर्ड होगा एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट होने के लिए या प्रोपेगेट होने के लिए, तब उसको क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव। तो क्या हो जाएगा? मैकेनिकल वेव। ये तो यानी क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा? बी। ये हमने मीडियम रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग वेव को 2 भागों में बांटा है, लेकिन और भी वेव के जो पार्टिकल होते हैं किस प्रकार से वाइब्रेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग इसको 2 पार्ट में बांटते हैं। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। पहला था ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, और दूसरा था लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव बोलते थे
कि जिसमें वेव के पार्टिकल जिस डायरेक्शन में वेव ट्रांसमिट हो रहा है उसके परपेंडिकुलर में क्या करे, वाइब्रेट करे। जैसे मान लीजिए कि इधर क्या हो रहा है, वेव ट्रांसमिट हो रहा है, तो इसके जो पार्टिकल होंगे वो किस प्रकार से वाइब्रेट होंगे, कुछ इस प्रकार से वाइब्रेट होंगे, यानी ऐसे ऐसे करेंगे पार्टिकल, तब इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल बोला जाता है कि जिस डायरेक्शन में वेव ट्रांसमिट हो रहा है उसी डायरेक्शन में इसके पार्टिकल क्या करे, वाइब्रेट करे, तब इसको बोलते हैं हम लोग क्या, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ये वेव का पूरा टाइप हमने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, ए डिस्टर्बेंस इन मीडियम विच कॉज द पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन about their mean position in equal interval of time is known as। हमने आपको बताया था कि वेव में क्या होता है, वेव में क्या होता है, उसके पार्टिकल क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं एक मीन पोजीशन के लॉन्ग। देखिए तो ये वाला मीन पोजीशन है, यानी ये वाला कि इधर 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 उधर, तो जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वेव। यानी अगर कोई डिस्टर्बेंस एक मीन पोजीशन के इधर उधर क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कौन सा, देखिए यहाँ पे ये जो आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, इधर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुनिए, डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच कॉजेज द पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन, यानी उस डिस्टर्बेंस, किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस जिसके वजह से पार्टिकल क्या करते हैं, मीडियम में वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेटरी मोशन करते हैं मेन पोजीशन के इधर उधर अलोंग इन इक्वल इंटरवल टाइम, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो उसको क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ए कन्वर्जिंग लेंस इज यूज्ड टू फॉर्म एन इमेज on a screen when the upper half of the lens is covered by an opaque screen। इसका मतलब पहले समझ लीजिए क्या बोल रहा है। कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस हमने आपको बताया था। कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है कि जो क्या करता है, ढेर सारा जो लाइट आ रहा है उसको क्या करता है, एक जगह पे जमा कर देता है, कन्वर्ज इसी को बोलते हैं। यानी जो कॉन्वेक्स लेंस का नाम होता है वो कौन सा नाम होता है, कॉन्वेक्स लेंस का ही दूसरा नाम क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस। तो अब बोल रहा है कि ये कन्वर्जिंग लेंस इज यूज्ड टू फॉर्म एन इमेज ऑन ए स्क्रीन। हम लोग कन्वर्जिंग लेंस का यूज करके एक इमेज को स्क्रीन पे क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। व्हेन द अपर हाफ ऑफ द लेंस इज कवर्ड बाय एन ओपेक स्क्रीन, क्या बोल रहा है कि आधा लेंस के आधा भाग को क्या कर दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है। ओपेक, ओपेक मतलब होता है अपारदर्शी, जिससे लाइट पास नहीं हो, इससे क्या कर दिया जाएगा, आधा बंद कर दिया जाएगा। तब पूछ रहा है कि व्हेन द हाफ ऑफ द लेंस इज कवर्ड बाय एन ओपेक। अब देखिए ऑप्शन क्या है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। ऑप्शन में बोल रहा है कि हाफ द इमेज विल अपीयर। पहले बात समझ लीजिए, कोई अगर लेंस है या कोई मिरर है तो पूरा इमेज बनने के लिए इसके आधा लेंस को होना ही क्या होना चाहिए, आवश्यक होता है। अगर ये आधा लेंस को हम ढक भी दे तब भी इसका क्या होगा, पूरा का पूरा इमेज बनता है। यानी यहाँ बोल रहा है कि आधा आप इमेज को क्या करते हैं, लेंस को ढक देते हैं, आधा लेंस को क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। आप आधा लेंस के आधे भाग को ढक दिए, हमने बताया लेंस के द्वारा इमेज बनने के लिए आधा ढका हुआ होगा, फिर भी वो पूरा का पूरा इमेज बनाएगा। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है हाफ द इमेज विल बी अपीयर। नहीं, इमेज जो बनेगा वो क्या बनेगा, पूरा का पूरा बनेगा। इनकम्प्लीट इमेज विल बी फॉर्म्ड, ये भी नहीं होगा। इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल डिक्रीजेस बट कंप्लीट इमेज इज फॉर्म्ड, ये हो सकता है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल बी इंक्रीज बट इमेज इज नॉट डिस्टिंक्ट। क्या बोल रहा है कि इमेज नॉट डिस्टिंक्ट होगा। डिस्टेंस का मतलब होता है दूर होता है, दूर नहीं होगा। यानी इंटेंसिटी इंक्रीज, इंटेंसिटी कैसे इंक्रीज करेगा आप समझ सकते हैं, इंटेंसिटी इंक्रीज नहीं होगा। नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा,
सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। इन ऑप्टिकल फाइबर हमने आपको बताया था द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, हमने आपको ऑप्टिकल फाइबर बताया। ऑप्टिकल फाइबर जो बना होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे जब काम करता है तो इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को बनाए रखने के लिए हम लोग इसके मीडियम को क्या करते हैं, बाहर वाले मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या कर देते हैं, रिड्यूस्ड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब लाइट यहाँ से दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसको क्या होना चाहिए, सेम मीडियम में वापस आ जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो कोर होता है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू क्लैडिंग। क्लैडिंग क्या होता है, तो बीच वाले पार्ट को हम लोग कोर बोलते हैं और इसके आउटर पार्ट को क्लैडिंग बोलते हैं। तो क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कम होता है एज कंपेयर टू कोर। देखिए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज ग्रेटर देन द क्लैडिंग, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विपोटेंशियल क्या होता है, हमने आपको पोटेंशियल बताया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब वोल्टेज ही तो बताया था। किसी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लाने में किया गया कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते थे। और V बराबर हमने आपको बताया था, V बराबर KQ/R, जहाँ पे Q क्या था, तो Q का ही हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट किए थे। अब सुनिए, इक्विपोटेंशियल, कौन सा इक्विपोटेंशियल होगा, एट ए ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ चार्ज हुज टोटल सम इज नोट जीरो और अप्रॉक्सीमेटली। समझिए बात क्या बोल रहा है, मान लीजिए क्या बोल रहा है, टोटल चार्ज है, कलेक्शन ऑफ चार्ज है, मान लीजिए चार्ज है, तो बोल रहा है कि एक आप ऐसा सरफेस बताइए जिस सरफेस पे हर एक पॉइंट पे क्या हो, इक्विपोटेंशियल आपको मिल जाए। तो हम अगर स्फीयर माने तो देखिए, तो इस पॉइंट से हर एक जगह पर डिस्टेंस सेम हो जाए कि नहीं। दूसरा, आप एक चार्ज का कलेक्शन मान लीजिए, अब आप कौन सा है दूसरा ऑप्शन, प्लेन मान लीजिए। देखिए तो यहाँ से हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा। इक्विपोटेंशियल मतलब होता है कि जहाँ पे यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू मान लीजिए 10 वोल्ट है, यहाँ पे भी क्या हो जाए 10 वोल्ट हो जाए, यहाँ पे भी क्या हो जाए 10 वोल्ट हो जाए, तब इन सभी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल बोलेंगे। जरा इसमें देखिए, जब हमने स्फीयर कंसिडर किया तो यहाँ से डिस्टेंस पे अलग अलग जगह पे सारे जगहों पे देख पा रहे हैं आप कि क्या होगा, पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। लेकिन इस वाले में देखिए, इतना इधर बढ़ते हैं तो देखिए तो डिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्फीयर इसका आंसर हो जाएगा। पैराबोलॉइड का भी जो सिमेट्रिकल नहीं होता है, चार्ज के लॉन्ग पैराबोलॉइड भी सिमेट्रिकल नहीं होता है उसका सरफेस, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्फीयर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट, क्या बोल रहा है कि एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को रेस्ट से, मान लीजिए कोई चार्ज है और कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इसको क्या किया जाता है, पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, यानी जब ये अस्थिर था इससे इसको छोड़ दिया जाता है, यानी अब इसको पकड़े हुए नहीं है। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लीजिए ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हम लोग क्या कर दिए, छोड़ दिए इसको। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज क्या होगा, जरा बताइए। तो मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने आपको बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं और नेगेटिव चार्ज की ओर खत्म होते हैं या नेगेटिव चार्ज की ओर ट्रेवल करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो बताइए पॉजिटिव चार्ज को अगर छोड़ेंगे तो पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा इस पॉजिटिव में, और जो एक्स्ट्रा आप छोड़िएगा, जो आपने छोड़ा उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज को ही मानते हैं, तो इन दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा, और इसके द्वारा क्या होगा, अट्रैक्शन। यानी जब कोई आप पॉजिटिव चार्ज को छोड़िएगा तो ये क्या होगा, निगेटिव की ओर अट्रैक्शन होगा। और बबुआ जरा बतावा कि अगर पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर बढ़ रहा है तो बताइए तो मूवमेंट करेगा कि नहीं करेगा, यानी मूवमेंट करेगा। तो
पूछ क्या रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज क्या होगा, देखिए ऑप्शन में रिमेन्स कांस्टेंट, बिल्कुल नहीं रहेगा क्योंकि वो मूव करने लगा। अगला, इंक्रीजेज बट द चार्ज मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है कि नहीं, देखिए तो पॉजिटिव चार्ज से जाता है निगेटिव चार्ज क्यों नहीं, चार्ज तो मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही, लेकिन उसका रिमेन्स द कांस्टेंट बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला नहीं होगा ए में। बी में देखिए इंक्रीजेज, क्या इंक्रीजेज होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू इंक्रीजेज होगा बिकॉज द चार्ज मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझिए जरा बात को, जैसे जैसे आप यहाँ से बढ़ाइएगा ये चार्ज यहाँ पे जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा वो कमेगा कि बढ़ेगा, इसमें ये मोशन करने लगेगा। ऑप्शन थर्ड देख लीजिए, डिक्रीजेज बिकॉज चार्ज मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे जैसे ये निगेटिव चार्ज की ओर आएगा तो बताइए तो निगेटिव चार्ज आने के बाद इसका स्पीड का वैल्यू कमेगा या बढ़ेगा, सोच करके बोलिएगा। पॉजिटिव चार्ज था तो रिपल्सन हो रहा था और ये वाला खींच रहा था, तो यहाँ से तो एकदम स्पीड से गया होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ आने के बाद रुक गया होगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जैसे जैसे ये जा रहा होगा आगे बढ़ रहा होगा तो इसका जो वेलोसिटी का वैल्यू होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी जब यहाँ पे चार्ज होगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा और यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी होगा। तो बताइए पोटेंशियल का वैल्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू फार्मूला पढ़े हैं ना, 1/2v², तो वेलोसिटी का वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल का वैल्यू भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज। क्या डिक्रीजेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज, एनर्जी क्या होगा, डिक्रीजेज, क्यों, बिकॉज चार्ज मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड था यानी पॉजिटिव टू निगेटिव में ही क्या करेगा, मूव करेगा और उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन देखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, when there is an electric current through a conducting wire along its length then an electric field must exist। सुनिए बात पहले क्या बोल रहा है कि there is an electric current through a conductor, मान लीजिए कि ये क्या है, एक कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, करंट थ्रू एक कंडक्टर कंडक्टिंग वायर along its length, लेंथ के along क्या हो रहा है, इसमें करंट का कंडक्शन हो रहा है, then एन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट एग्जिस्ट, यानी इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस प्रकार से एग्जिस्ट होगा, किस प्रकार से बनेगा। तो हमने आपको बताया था जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर वायर होता है तो हम लोग राइट हैंड थंब रूल लगा करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर लेते हैं। तो आप राइट हैंड थंब रूल लगाइएगा, क्या होता है राइट हैंड थंब रूल, तो थंब को और सारे कर्ल फिंगर को इस प्रकार से अरेंज करते हैं कि करंट के डायरेक्शन में अगर हम लोग थंब को करते हैं, थंब को स्ट्रेच करते हैं तो बाकी जो सारे मुड़े हुए फिंगर होंगे वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का क्या करेगा, वैल्यू दिखाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है। सुनिएगा बात को जरा, यहाँ पे जब ये करंट कैरिंग वायर है तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो कर्लिंग फिंगर लगा करके हम लोग इसके चारों तरफ क्या निकाल लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। समझ रहे बात को, मैग्नेटिक फील्ड क्लियर है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए जरा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है। हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का भी बताया था, गॉस लॉ का एप्लीकेशन, गॉस लॉ का एप्लीकेशन में बताया था कि यदि चार्ज क्या हो, एक वायर के अलॉन्ग क्या हो, अरेंज्ड हो, वहाँ पे हमने आपको बताया था वायर के अलॉन्ग क्या हो, अरेंज्ड हो, तब उसका जो फील्ड बनता है इसके चारों तरफ बनता है और हमने गॉसियन सरफेस इस प्रकार से बना करके आपको बताया था। यानी इस वायर के आउटसाइड बनेगा, वायर के आउटसाइड क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ऑप्शन देखिए, आउटसाइड द वायर, यहाँ पे द होगा, आउटसाइड द वायर बट नॉर्मल टू इट। नॉर्मल मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। आउटसाइड वायर ये है तो आउटसाइड, बट नॉर्मल, नॉर्मल ही तो होता है। दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, आउटसाइड द वायर बट पैरेलल, ये वाला नहीं होगा। इनसाइड, इनसाइड तो होता ही नहीं है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। आउटसाइड और ये वायर पे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 3 रजिस्टर each of 2 ohm are connected together in a triangular shape। बनाया हुआ है फिगर। The resistance between any 2 vertices will be।
ट्रायंगुलर के शेप में रजिस्टर दिया हुआ है, 3 गो रजिस्टर, तो किसी 2 पॉइंट के बीच क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। हमने आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का बहुत सारा मेथड बताया है, यहाँ तक कि स्टार डेल्टा मेथड भी बताया है। तो देखिए, तो अगर ये 2 पॉइंट हम लोग कंसिडर करते हैं तो देखिए, तो यहाँ से करंट क्या हो रहा है, बट गया 2 भाग में, एक करंट यहाँ चला गया और एक करंट ये वाला, और दोनों आकर के क्या हो गए, सेम मिल गया कि नहीं, यहाँ से ये वाला और यहाँ से दोनों मिल गए, यानी ये वाला पूरा पाथ और ये वाला पाथ दोनों क्या है, पैरेलल में। लेकिन जरा देखिए, तो ये वाला करंट और ये वाला करंट दोनों में क्या होता है, सेम करंट, यानी ये दोनों आपस में सीरीज में। तो बताइए, इन दोनों का इक्वल, इन दोनों के बदले कितना लिख सकते हैं हम लोग, 4 लिख सकते हैं, 2 और 2 4। यानी इस सर्किट को दोबारा बनाएंगे तो एक तो ये वाला हो जाएगा और ये दोनों के बदले कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ये 4। इन दोनों का पैरेलल निकाल लीजिए, 1/RP बराबर 1/4, 1/4 प्लस 1/2। अब पाएंगे कि टोटल जो वैल्यू आएगा वो 4/3 इसका क्या आ जाएगा, टोटल इक्विवेलेंट का रेजिस्टेंस आ जाएगा। देखिए ऑप्शन में है कि नहीं है, 4/3 ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या बनाता है, क्लोज लूप बनाता है, ओपन लूप बनाता है। हमने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ पोल से फील्ड निकलते हैं और कहाँ जाते हैं, साउथ की ओर जाते हैं, आउटसाइड ऑफ मैग्नेट। लेकिन इन साइड ऑफ मैग्नेट क्या होता है, इन साइड ऑफ मैग्नेट होता है साउथ से निकल करके कहाँ जाते हैं, नॉर्थ की ओर जाते हैं। तो आप पाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या बनाता है, क्लोज लूप बनाता है। क्या बनाता है, क्लोज लूप, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीक द पाथ ऑफ। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है लाइन, किस पाथ को वो चूज करेगा, तो ऑब्वियसली है कि वो मिनिमम पाथ को चूज करेगा, मिनिमम रेजिस्टेंस वाला पाथ को। आप भी तो यही सेलेक्ट करते हैं, जिस रास्ते में कम रेजिस्टेंस मिलेगा वही रास्ता से जाते हैं, जिसमें कोई रोकने वाला नहीं हो। हाँ, देखने वाला मिलता है वो अलग बात है। ठीक है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है द वोल्टेज आउट ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स। पहले वोल्टेज सोर्स समझ लीजिए क्या होता है। वोल्टेज सोर्स बोलते हैं कि वैसा सोर्स जिससे हम लोग वोल्टेज प्राप्त करें। क्या करें, वोल्टेज प्राप्त करें। देखिए, वोल्टेज सोर्स जो होता है, ये अगर कोई वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। और वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड होते हैं, सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। ये वाला इंटरनल रेजिस्टेंस है, RE मान लीजिए इसको, स्मॉल r, और ये लोड रेजिस्टेंस है क्या, RL। तो RL लोड रेजिस्टेंस के साथ ये किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वोल्टेज आउट ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स। अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा तो ये जो रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 0। किसमें, वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। समझ रहे बात को। वोल्टेज सोर्स में जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होना चाहिए, कौन सा, इंटरनल रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो 0 के बराबर होना चाहिए। ये वाला अगर 0 के बराबर होगा तो जो भी वोल्टेज का सोर्स का वोल्टेज होगा वो सारा को सारा क्या मिलेगा, लोड को मिल जाएगा। तो इसीलिए वोल्टेज सोर्स में, लेकिन अगर वो आइडियल हो तो उसके द्वारा जो वोल्टेज मिलता है वो कैसा मिलता है, कांस्टेंट मिलता है। वोल्टेज आउट मतलब क्या बाहर वोल्टेज मिल रहा है, हमेशा क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है। ये पॉइंट को आप याद रखिएगा कि वोल्टेज सोर्स में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं वो लोड के साथ किस में कनेक्ट होते हैं, सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। देखिए, सीरीज में कनेक्ट हो गया। लेकिन करंट सोर्स में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। देखिए आप, यह है अगला क्वेश्चन, करंट सोर्स। द करंट आउट ऑफ एन आइडियल करंट सोर्स। अब करंट सोर्स थोड़ा सा समझ लेते हैं। करंट सोर्स को हम लोग इस प्रकार से दिखाते हैं। ये करंट सोर्स है, इसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ये पैरेलल में कनेक्टेड होता है। ये अगर लोड रेजिस्टेंस है, ये RL है और ये R है स्मॉल और इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये लोड के साथ, इस लोड के साथ ये कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में।
कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो अगर आइडियल बनाना है इस करंट सोर्स को तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। तभी तो कोई करंट यहाँ से जो जाएगा वो इस वाले में नहीं आएगा, इस वाले में नहीं आएगा। कब, जब इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इसीलिए अगर इनफाइनाइट होगा तब सारा का सारा करंट कहाँ जाएगा, लोड को मिलेगा, यानी कांस्टेंट करंट मिलेगा। कब, जब ये आर का वैल्यू इनफाइनाइट होगा। और जब इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू इनफाइनाइट होता है तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल करंट सोर्स बोलते हैं। यानी अगर ये आइडियल करंट सोर्स होगा तो जो करंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, ये था यहाँ तक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, द पाथ बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच एक पॉइंट देखिए, एक पॉइंट आपको यहाँ मिल गया और दूसरा पॉइंट यहाँ मिल गया। द पाथ बिटवीन 2 पॉइंट अलोंग एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, मान लीजिए इसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिकल करंट कैन बी कैरिड। अगर 2 पॉइंट के बीच अगर कोई करंट का कंडक्शन हो रहा है तब उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सर्किट। क्या बोलते हैं, उसको सर्किट बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला फॉर करंट एज पर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमने आपको बताया था, ओम्स लॉ वोल्टेज जो प्रोपोर्शनल होता है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है, यानी V बराबर आई आर। तो यहाँ से बताइए तो कौन सा मैच कर रहा है, ओम्स लॉ का फार्मूला। द फार्मूला फॉर करंट, करंट के लिए पूछ रहा है तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बाई आई बराबर V बाई आर। देख लीजिए I बराबर V बाई आर, यानी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। हमने आपको बताया था, क्यों, क्योंकि ओम्स लॉ ही दिया था V प्रोपोर्शनल टू I, और यहाँ पे कांस्टेंट का वैल्यू क्या आता है, और जब हम हटाते हैं तब ओम्स लॉ दिया था, इसलिए रेजिस्टेंस का जो नाम हो जाता है, यूनिट होता है, वो क्या होता है, ओम्स होता है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कांस्टेंट वोल्टेज डीसी सर्किट। देखिए, एक कांस्टेंट वोल्टेज डीसी सर्किट विच द रेजिस्टेंस इंक्रीजेज व्हेन द रेजिस्टेंस इंक्रीजेज करंट विल बी। मान लीजिए कि कांस्टेंट वोल्टेज डीसी सर्किट है, कांस्टेंट वोल्टेज, वोल्टेज का वैल्यू क्या है डीसी सर्किट का, डीसी सर्किट का क्या है वोल्टेज का वैल्यू, मान लीजिए इसका 10 वोल्ट है। ठीक है, और यहाँ से आपने क्या बनाया, एक सर्किट बनाया है जिसका वैल्यू आर है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है सुनिए, एक कांस्टेंट वोल्टेज 10 वोल्ट आपने दे दिया है, कांस्टेंट वोल्ट डीसी सर्किट व्हेन द रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, आर का वैल्यू आप क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो करंट का वैल्यू, द करंट विल बी, हम लोग जानते हैं V बराबर आई आर। तो बताइए, तो यहाँ से करंट का वैल्यू पूछ रहा है ना, V बाई आर बराबर आई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब आप आर के वैल्यू को बढ़ाइएगा तो बताइए तो करंट का वैल्यू डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, यानी जब आप रेजिस्टेंस के वैल्यू को इंक्रीज करिएगा तो करंट का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, करंट का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इस प्रकार से हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर रास्ता में, रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, मटेरियल का वैसा प्रॉपर्टी जो करंट के कंडक्शन को क्या करता हो, रोकता हो, यानी करंट के कंडक्शन को क्या करेगा, रोकेगा। रोकने वाला को रेजिस्टेंस के वैल्यू को बढ़ाइएगा तो ऑब्वियसली है कि करंट का वैल्यू जो फ्लो हो रहा है वो डिक्रीज होगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, द वेव फंक्शन इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू, द वेव फंक्शन इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू। वेव फंक्शन क्या होता है, वेव फंक्शन एक्साइट एन एटम, प्रोड्यूस एक्सरे, इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन जस्ट आउट ऑफ द सरफेस। देखिए, वेव फंक्शन एक प्रोसेस होता है, सुनिए, वेव फंक्शन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, हमने आपको बताया था कि एटम किसका बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का। और यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसके चारों तरफ रोटेट करते हैं। तो जो हम लोग एनर्जी देते हैं, यहाँ से एनर्जी देने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, बाहर एटम में जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग एक्साइटेशन बोल रहे थे, लेकिन जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, वेव फंक्शन इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू
किस लिए रिक्वायर्ड होता है? तो यहाँ पे बोला जाता है कि इजेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जस्ट आउट ऑफ सरफेस, जो इसका सरफेस होता है यानी सरफेस से थोड़ा सा इजेक्ट करने के लिए, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, आपने इतना एनर्जी दिया कि ये सरफेस से क्या हो गया, इजेक्ट हो गया, बाहर हो गया। तो इस रिक्वायर्ड एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। द एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डिनोटेड बाय, एनर्जी हमने आपको बताया था एनर्जी बराबर एच न्यू बताए थे हम। एच, जहाँ पे एच क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है और न्यू फ्रीक्वेंसी होता है। हम लोग एक और जानते हैं, फ्रीक्वेंसी इनटू लेमडा वेवलेंथ बराबर सी, जो स्पीड ऑफ लाइट होता है। तो बताइए तो इस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी बाई लेमडा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यानी इस ई वाले वैल्यू में एच को एच रहने देंगे और इस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या लिख देंगे, सी बाई लेमडा। यानी आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया एनर्जी बराबर देखिए तो यहाँ पे एनर्जी बराबर कहाँ से मैच कर रहा है, देखिए ये वाला, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। एनर्जी बराबर एच सी बाई लेमडा, यानी ये हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजर बीम आर। हमने आपको बताया था लेजर के बारे में, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। हमने ये बात आपको बताया था डिटेल में, यानी लेजर का फुल फॉर्म हो गया। अब बताए थे कि लेजर लाइट का प्रॉपर्टी होता है, मोनोक्रोमैटिक होता है, कोहेरेंट होता है, कोलिमिनेट होता है। तो इसका ऑल ऑफ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ये था 20 ऑब्जेक्टिव जो कि मॉडल नंबर फर्स्ट का था। मॉडल नंबर फर्स्ट का ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जरा सब्जेक्टिव देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। देखिए सब्जेक्टिव में है 4 गुने 5 है ना, 4 नंबर का 5 क्वेश्चन 20 नंबर का। आप देख रहे हैं हर एक क्वेश्चन के लिए आपको दो ऑप्शनल होंगे। आप या तो पूरा ये वाला बनाइए, देखिए ये, या तो पूरा ये क्वेश्चन बनाइए या पूरा ये बनाइए, समझ रहे बात को, दोनों में से कोई एक ही बनाइएगा। इस प्रकार से 4 नंबर के क्वेश्चन है। देखिए व्हाट इज द वेव मोशन, हमने आपको वेव मोशन के बारे में डिटेल में बताया है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन का कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने आपको बताया है। तो क्वेश्चन ये हो गया। आगे डिफाइन इको क्या होता है, हमने आपको इको अच्छे से बताया है। इको ऑफ शॉर्ट रूम डज नॉट अपीयर्ड, शॉर्ट रूम में वाई इको ऑफ शॉर्ट रूम डज नॉट अपीयर्ड। हमने आपको बताया था कि अगर डिस्टेंस 17 मीटर से कम होगा तो वो 1 सेकंड का 10वां भाग से पहले ही आ जाएगा, और अगर पहले आ जाएगा तो ऑलरेडी हमारे कानों में पहले वाला साउंड रहेगा, तो हमको इको नहीं होता है शॉर्ट रूम में। आगे डिफाइन एसएचएम, हमने एसएचएम में आपको बहुत अच्छे से बताया कि एसएचएम क्या होता है, कैसे इसका वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट का, एक्सेलरेशन का इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं। एक्सप्लेन एसएचएम प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन होता है जो हम ये फिगर बनाते थे कि ये बॉडी सर्कुलर मोशन पे रोटेट कर रहा है, और उसका एसएचएम हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्शन बनाते थे कि बॉडी यहाँ से चलता है तो यहाँ जाता है, इस प्रकार से। तो यहाँ से जो बॉडी यहाँ पे रोटेट करता है इसको हम लोग बोलते हैं एसएचएम का प्रोजेक्शन। तो इसको आपको बना करके क्या करना है, दिखाना है। ठीक है, आगे व्हाट डू यू मीन बाय पिच, क्वालिटी और इंटेंसिटी ऑफ म्यूजिकल साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड या इंटेंसिटी ऑफ म्यूजिकल साउंड, हमने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में बताया था तीनों पॉइंट, पिच, क्वालिटी और इंटेंसिटी ऑफ म्यूजिकल साउंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे डिफाइंड एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग। एकॉस्टिक्स हमने बताया था कि वैसा फिजिक्स का पार्ट जिसमें हम लोग साउंड के जनरेशन, ट्रांसमिशन और प्रोपेगेशन के बारे में स्टडी करते हैं, सुनना के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एकॉस्टिक्स बोलते हैं। एक्सप्लेन द इसेंशियल फीचर फॉर ए गुड एकॉस्टिक्स। गुड एकॉस्टिक्स के लिए हमने आपको बताया था 5-6 टर्म लिखा करके। क्या क्या लिखवाया था, इको नहीं होना चाहिए, रिवर्बरेशन का वैल्यू कितना होना चाहिए वो हमने बताया था, और क्या नॉइज नहीं होना चाहिए। इन सभी टर्म को हमने आपको बताया था कि गुड एकॉस्टिक्स के लिए क्या क्या टर्म कंडीशन होने चाहिए।
अगला क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द टर्म ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। चलिए देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट के तुलना में डिफाइन करने बोल रहा है। हमने बताया है आपको डेफिनेशन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए ग्लास द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए बताया, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोल रहा है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो, 1.5 हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या बताए थे, स्पीड ऑफ लाइट बटा स्पीड इन ग्लास, यही तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बताए हैं। सी का वैल्यू होता है कितना, 3 इंटू 10⁸ और बताइए Vg हमको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.5। क्या करना है, इसको यहाँ पे कीजिए और डिवाइड कर दीजिए, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी Vg बराबर हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ बाई 1.5। 1.5 से 2 बार में, यानी 2 इंटू 10⁸ क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। किसमें तो ग्लास में लाइट का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, एक्सप्लेन टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमने दोनों आपको बताया, डिफ्रैक्शन शायद नहीं बताया चूंकि सिलेबस में नहीं था, डिफ्रैक्शन की बताया है, डिफ्रैक्शन नहीं बताया गया है, ठीक है कोई बात नहीं है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमने आपको बेहतर तरीके से बताया है, हो गया। आगे राइट द एडवांटेज एंड एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, हमने एडवांटेज और किसका, एप्लीकेशन माइक्रोस्कोप का आपको उसका एकदम फॉर्मूला कैलकुलेट करके भी बताया है आपको, ठीक है। डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों टर्म को बेहतर से बताया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल डिफरेंस। आगे है व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का एप्लीकेशन क्या होता है, तो चार्ज को स्टोर करने में। किस प्रकार से करता है, तो पहले पोलराइजेशन प्रोसेस होता है, चार्ज क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होता है, फील्ड जनरेट करता है, तो ये सारा बात लिखवाया हुआ है। ये था 4 नंबर का 5 क्वेश्चन। आगे है देखिए 6 नंबर का 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसी प्रकार से गॉस लॉ का प्रूफ है, किरचॉफ्स करंट लॉ और वोल्टेज लॉ, ये सब तो आप आराम से लिख दीजिएगा। व्हाट इज द मैग्नेटिक मटेरियल, 3 प्रकार के हमने मैग्नेटिक मटेरियल बताया है और उसकी प्रॉपर्टी। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, राइट द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन, वही वाला जो लाइन एक दूसरे को कट नहीं करते हैं, पॉजिटिव नॉर्थ पोल से निकलते हैं साउथ पोल किया जाते हैं, पोल के पास नज़दीक होता है, जैसे जैसे दूर जाते हैं तो वैल्यू कमता है, दूर हटता है, इस प्रकार से सारा प्रॉपर्टी था। व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक सेल, हमने बताया आपको कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड फोटो इलेक्ट्रिक सेल, राइट इट्स एप्लीकेशन, ये तो और बेहतर से हमने आपको बताया है। व्हाट राइट एंड डिफाइन टाइप्स ऑफ डायोड, डायोड का हमने 2 टाइप बताया है, कौन कौन सा, राइट एंड एक्चुअल में एंड होना चाहिए था वहाँ पे, राइट एंड डिफाइन टाइप्स ऑफ डायोड। डायोड का टाइप्स, ये डायोड का टाइप्स नहीं होता है, डायरेक्टली सेमीकंडक्टर डायोड पीएन जंक्शन मिल करके बनते हैं, ठीक है ना, तो इसमें डायोड का टाइप नहीं है, एक्चुअल में इन्हें डायोड के बारे में लिखने के लिए बोला गया है, ठीक है। उसके बाद डिफाइन लेजर, राइट द एप्लीकेशन, ये तो हमने बताया लेजर आपको, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हीलियम नियॉन लेजर, हीलियम नियॉन लेजर का लिखवाया हुआ था, सारा सेम काम था लेजर के जैसा ही, हमने आपको रूबी लेजर बताया था, बस उसमें जो मटेरियल यूज होंगे वो कौन सा हो जाएगा, हीलियम और नियॉन, जो कि गैस वाला में आता है। एक्सप्लेन द इंटरफेरेंस ऑफ साउंड, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड हमने आपको बताया था, इंटरफेरेंस ऑफ वेव में इंटरफेरेंस प्रोसेस क्या होता है, इको, रेजोनेंस, हाउ दे आर ओवरकम इन ए हॉल, सारा टर्म बताया हुआ है। फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल अंडरगोइंग द एसएचएम, एसएचएम में अगर है वेलोसिटी का वैल्यू तो उसका क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी वैल्यू निकालना है। तो हमने बताया था वेलोसिटी का वैल्यू मीन पॉइंट पे मैक्सिमम होता है, तो जहाँ पे मैक्सिमम वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लिख देना है। तो ये हमने मॉडल 1 का सारा ऑब्जेक्टिव करवाया। अगले वीडियो में हम लोग मॉडल 2 का ऑब्जेक्टिव को क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही,
देखते रहिए, अगला वीडियो में हम लोग मिलेंगे।